हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का एनसीईआरटी का न्यू बुक ऑल आउट है, उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार कीजिए और इनमें से जो कथन सही है उसे आपको चयन करना है। तो देखते हैं। दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी और ये कथन जो है सत्य है। दांडी मार्च से पहले गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी। अहमदाबाद से दांडी तक का सफ़र 24 दिन तक चला था। ये भी जो कथन है सत्य है। जो अहमदाबाद से दांडी तक का सफ़र ये चला था 24 दिन तक। 31 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया और ये कथन गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी के 31 नहीं 1930 होगा। इसमें 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी जो थे ये सफ़र तय किए थे और ये दूरी कहेगा तो ये 240 मील था। 240 मील दूरी हो जाएगा। और कहेगा ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो अहमदाबाद, जो गुजरात का अहमदाबाद आश्रम था, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को ये जो था दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुँच के नमक कानून का उल्लंघन किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है निम्नलिखित कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वोत्तम रूप से इस सत्याग्रह को व्यक्त करता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी। यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता का दुर्भावना से पूरी तरह भिन्न है। फिर से देख लेते हैं। यह सत्य और प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक या दुर्भावना से पूरी तरह है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया? खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव था ये किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो खिलाफत आंदोलन था इसके प्रणेता कौन थे? ये हो जाएंगे मोहम्मद अली तथा शौकत अली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम मिलकर आंदोलन किए थे। इसमें महात्मा गांधी नारा दिए थे कि 1 वर्ष में आज़ादी के जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये असहयोग आंदोलन के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे 44 हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है। बारदौली सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। ये कथन जो है सत्य है। यह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था। दूसरा कथन है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी कथन जो है सत्य है। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंधुआ मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है उसे आपको चयन करना है। बंधुआ मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है उसे आपको चयन करना है। तो यहाँ विकल्प दिया गया है, आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है बंधुआ मजदूरी के संबंध में। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए
एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है। ये कह रहा है कि बंधुआ मजदूर के बारे में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो लाया गया था, ये लाया गया था 1976 में। आगे हो जाएगा 46 नंबर है। निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़े को आमतौर पर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से संस्थाओं को कह रहा है कि किस संस्थाओं के जोड़ों को आमतौर पर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किसे ट्विंस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को। ऑप्शन हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक को, IMF तथा IBRD को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 47 हो जाएगा। 1929 की महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको ये चयन करना है। तो देखते हैं। वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। ये जो कथन है सत्य है। वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखानों में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। दूसरा देखेंगे। जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ, कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज़्यादा क्या हो गई, गिर गई। ये भी कथन सत्य है। जैसे ही बोरों का एक्सपोर्ट ठप हुआ, कच्चे जूट की जो कीमत है 60% से ज़्यादा ही गिर गई। बंगाल के जूट उत्पादक समय पर मिली औपनिवेशिक सब्सिडी के वजह से कर्ज से बचे रहे। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि बंगाल के जूट उत्पादक जो उत्पादक करते थे, इनको औपनिवेशिक के द्वारा सब्सिडी जो थी नहीं मिलती थी, इसलिए वो कर्ज में डूबते चले गए। तो इसमें एक कथन जो है तीसरा गलत है। 1 और 2 जो है सही है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 जो कथन था सही था। 48 नंबर देखेंगे। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया? कह रहा है कि किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया। तो ये कौन माने थे, यानी किनका ये कथन था? तो ये कथन हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स का। जॉन मेनार्ड कीन्स का ये कथन था। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे। 49 हो जाएगा। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी, श्रॉफ और नटुकोटई चेटियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी, श्रॉफ्स और नटुकोटई चेटियार शब्द जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है कि ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देख लेते हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। ऑप्शन हो जाएगा बी। बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। ऑप्शन हो जाएगा बी। 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर हो जाएगा। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो कि सत्य है, उसे आप लोग का चयन करना है। तो देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे, और ये कथन जो है सत्य है। जो व्यापारी थे ये अवसर के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भ्रमण करते थे। दूसरा हो जाएगा पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे। ये भी कथन जो है सत्य है। पुजारी और तीर्थयात्री
ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक ये यात्रा करते थे। इसमें दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 51 हो जाएगा। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्र के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। ये कह रहा है कि प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से, यानी कि विभिन्न जो यात्री थे उसके माध्यम से कौन कौन सी चीज़ था जो कि विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान नहीं होता था, इसमें नहीं छाटना था। तो इसमें आदान प्रदान करने वाली चीज़ थी मूल्य और मान्यताएं, उसके बाद हुनर, विचार, आविष्कार और कीटाणु एवं बीमारियां। ये जितनी वस्तु थी ये विभिन्न यात्रियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आदान प्रदान होता था। तो इसमें से नहीं कोई नहीं है, इसमें से सभी जो वस्तु है ये विभिन्न क्षेत्र में आदान प्रदान होते थे। क्या क्या था? मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारी। तो इसमें से सभी होता था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार इसमें से ऑप्शन हो जाएगा कि कोई नहीं। ये कह रहा है कि कौन नहीं होता था, तो इसमें सभी होता था, इसलिए आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। 52 नंबर देख लेंगे। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसका महत्व पता चलता है। यानी कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई जो 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला थी जो कि गोवा संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, इसमें किसका महत्व का पता चलता है आपको बताना है। तो इसमें पता चलता है समुद्री व्यापार के बारे में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 53 हो जाएगा। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है और इस पे आप विचार करें। सिल्क मार्ग के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो बारी बारी देख लेते हैं। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था और ये कथन जो है गलत है। सिल्क मार्ग जो था केवल जमीनी भूभाग से नहीं गुजरता था, ये समुद्र से भी गुजरता था, ये समुद्र से भी गुजरता था। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। सिल्क मार्ग जमीनी भूभाग तथा समुद्र से भी गुजरता था। दूसरा कथन है, यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, ये भी गलत है। यह मार्ग जो था ये एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया था, ये कथन जो है सत्य है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया था। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, ये भी कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? तो ये एशिया से यूरोप की ओर नहीं पहुंचती थी बल्कि यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। तो सही ऐसे हो जाएगा कि सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। तो इसमें जो कथन सत्य है तो केवल 3 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक क्या है। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक आपको बताना है। तो उस गुफा के क्रमांक हो जाएगा गुफा क्रमांक 217, ऑप्शन हो जाएगा डी। मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है। मार्को पोलो के किताब के नाम हो जाएगा बुक ऑफ मार्वल्स, बुक ऑफ मार्वल्स, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे जो मार्को पोलो थे इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आगे हो जाएगा 56 नंबर है। स्पैघेटी क्या है। स्पैघेटी ये क्या है, तो ये एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। स्पैघेटी जो है ये एक प्रकार की खाद्य सामग्री है जो कि प्रसिद्ध था कहाँ पे, तो चीन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर है। निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं, आलू, यानी कि सोयाबीन, मूंगफली का उद्भव जो हुआ है भारत में हुआ था और ये कथन जो है गलत है। ये इसका उद्भव भारत में नहीं हुआ था। दूसरा देख लेते हैं, ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये सत्य है। और ये सत्य है तो ये तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि ये अस्तित्व में कब आया, तो ये खाद्य पदार्थ
यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो इसमें दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 देखेंगे, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से जो कथन सत्य, इसमें असत्य छांटना है। इसमें असत्य छांटना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है, तो देखते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 16वीं कह रहा है कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ये जो कथन है सत्य है। यूरोपीय सेनाओं ने, जैसे कि पुर्तगाली एवं स्पेनिश यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। ये जो कथन है सत्य है। आगे देखेंगे, आगे इसमें से तीसरा अब कथन हो जाएगा, उस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो इसमें से जो तीनों कथन सत्य है और इसमें क्या करना था, असत्य छांटना था। तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई भी नहीं, यानी कि इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 59 नंबर देखेंगे, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के क्या प्रभाव हुए। ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ था, इसे समाप्त करने के क्या प्रभाव हुए और इसमें असत्य कथन का चयन करना है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं, कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किए जाने लगा, यानी कि ये जब नियम लागू हुआ तो कम कीमत पे ये जो नियम समाप्त हुआ था, इसमें था कि बाहर से कोई भी वस्तु जो है आयात नहीं किया जाएगा। तो इसे समाप्त करने के बाद क्या हुआ कि कम कीमत पे खाद्य पदार्थ के आयात होने लगा, ये समाप्त हुआ। तो ये कथन जो है सत्य है। ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी और इसलिए बिगड़ने लगी कि जो यहाँ के किसान थे, वस्तु जो उत्पादन करते थे वो महंगे दाम पे बेचते थे और जो नियम समाप्त हुआ, बाहर से उसी वस्तु के आयात होने लगा, जिससे यहाँ के किसान जो महंगे बेच रहे थे वो वस्तु बिकना जैसे कि रुक गई, क्योंकि जो बाहर से वस्तु आयात होती थी उसी वस्तु वो कम दाम पे पड़ता था। तो लोग जो बाहर से वस्तु आयात करते थे उसे ही वैल्यू देते थे। तो ये भी कथन जो है सत्य है। ब्रिटिश किसानों की हालत क्या थी, बिगड़ने लगी। ब्रिटेन में उपभोग का स्तर जो था बढ़ गया, ये भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन छांटना था ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने के प्रभाव के बारे में। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर हो जाएगा, अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख है और इसमें से कौन कौन सा है, तो सत्य कथन का चयन करना है। अर्थशास्त्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला प्रवाह हो जाएगा, पहला प्रवाह जो होता है ये व्यापार का होता है, दूसरा प्रवाह पूंजी का होता है और तीसरा जो प्रवाह होता है ये श्रम का होता है। तो इसमें तीनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 61 हो जाएगा, यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया और इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यूरोपीय ताकतों द्वारा अफ्रीका का विभाजन लकीर खींचकर किया गया और इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं, इसमें सत्य छांटना है। इस संबंध में बैठक जो हुई थी 1885 में हुई थी, ये कथन जो है सत्य है। इस संबंध में जो बैठक हुआ 1885 में हुई थी, यह बैठक बर्लिन में किया गया, ये भी सत्य है। अफ्रीका के इस प्रकार के विभाजन ने कई जनजातीय इलाकों को असमान रूप से विभाजित कर दिया, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें तीनों जो कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 62 देखेंगे, यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका किस प्रकार से रही। यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की जो भूमिका थी ये किस प्रकार रही और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन देखेंगे, अमेरिकी तथा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजाति एवं
लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में, और ये कथन जो है सत्य है। यूरोपीय समृद्धि में बीमारियों की भूमिका कर रहा है, तो अमेरिकी तथा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थानीय जनजातीय लोगों को समाप्त कर उनकी भूमि हथियाने में। दूसरा हो जाएगा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने में, तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर हो जाएगा होम चार्जेज में क्या क्या सम्मिलित थे। होम चार्जेज में क्या क्या सम्मिलित थे, तो देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित थे। ब्रितानी अफसर तथा व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, ये तो सत्य है। भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज, ये भी सत्य है। भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन, ये भी सत्य है। होम चार्जेज में क्या क्या सम्मिलित थे, तो ये तीनों सम्मिलित थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 64 हो जाएगा अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए, तो देख लेते हैं। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, ये कथन जो है सत्य है। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा है ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये भी सत्य है। ब्रिटिशों की निर्भरता जो थी भारतीय कृषि पर बढ़ गई, तो इसमें से दोनों कथन जो है सत्य हो गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65 देखेंगे। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो देखते हैं। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, ये कथन जो है सत्य है। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ रही थी, इसी के प्रकार भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ गई। ऑप्शन एक जो है सही है। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी, ये भी सत्य है। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग जो थी बढ़ा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं होगा, ये था कॉर्न लॉ के तहत ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पे पाबंदी जो था कॉर्न लॉ के तहत लगा दी थी। तो इसमें तीसरा कथन गलत है, यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं होगा, कॉर्न लॉ था। तो इसमें 1 और 2 जो कथन है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 66 हो जाएगा औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें सत्य है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण उत्पादन होने लगा था, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, जो कि गलत है। ये फैक्ट्रियां की स्थापना से पहले ही औद्योगिक उत्पादन यहाँ पे होने लगा था, न कि फैक्ट्री स्थापना के बाद नहीं, फैक्ट्री के स्थापना के पहले ही इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, इसलिए ये गलत है। दूसरा देखेंगे, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया, ये भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद नहीं, बल्कि पहले ही बहुत सारा इतिहासकार ने यहाँ पे आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था, न कि फैक्ट्री और न कि फैक्ट्री की स्थापना के बाद, पहले ही नाम दिए थे। तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें दोनों गलत है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य तो कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। आगे बढ़ते हैं, 67 हो जाएगा औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। कह रहा है कि औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड आपको बताना है कि क्या था। तो ये हो जाएगा उत्पादकों का संगठन, ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पादकों का संगठन।
68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है, ऑप्शन देख के आपको बताना है। तो ये संदर्भित करता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना था। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द किसे इंगित करता है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना था। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। कह रहा है कि इस समय लगभग 10% शहरी आबादी जो थी निहायत गरीब थी और ये कथन जो है सत्य है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10% से 20% तक पहुंच गई। ये कथन जो है गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि इस संख्या जो बेरोजगार की संख्या थी यहाँ पे 35 से 70% तक पहुंच गई थी। तो सही ऐसे हो जाएगा कि 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की जो संख्या थी विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 70% तक पहुंच गई थी। तो दूसरा इसमें से कथन जो है दूसरा गलत है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। यानी कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई कि मुख्य कारण जो ये था जो उन उद्योग था उसमें मशीनीकरण होने लगा। तो इसमें से 1 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 70 है औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक औद्योगिकरण के संदर्भ में कह रहा है कि भारतीय व्यापार के औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत कह रहा है कि भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथन का आपको चयन करना है। तो देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। और ये कथन जो है सत्य है। फिर से देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। ये कथन सत्य है। दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा कथन जो देख लेते हैं ये है कि भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ये भी जो कथन है सत्य है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। इसमें से दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे। 71 नंबर हो जाएगा। व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। ये कथन जो है सत्य है। ये आदि औद्योगिकरण युग से संबंधित थे। दूसरा हो जाएगा। ये उत्पादन तथा उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। ये भी सत्य है। ये उत्पादन तथा उत्पादकों दोनों पर नियंत्रण रखते थे। कई शासकों द्वारा इन्हें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। ये भी सत्य है। व्यापारिक गिल्ड्स के संबंध में ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 72 हो जाएगा। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है।
क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, कपास उद्योग औद्योगिकरण का पहला क्षेत्र था। जो कपास उद्योग था औद्योगिकरण के पहला क्षेत्र था और ये कथन जो है सत्य है। 1840 के पश्चात लोहा उद्योग औद्योगिकरण का लाभदायक क्षेत्र बनकर उभरा, ये भी सत्य है। इसमें दोनों कथन सत्य है। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण के संबंध में ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 73 हो जाएगा। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार के होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही। कह रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौर में मशीनों के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूरों की मांग क्यों बनी रही, कि आपको बताना है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन, प्रौद्योगिकी ने सभी औद्योगिक क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बनाया था। यानी जो मशीनीकरण था सभी औद्योगिक क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया गया था। प्रौद्योगिकी महंगी और जटिल भी थी। जो मशीनी थी, यहाँ के मशीन थे, वो महंगी होती थी और जटिल भी होती थी। इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रसार के दौरान भी मशीनें के आविष्कार होने के पश्चात भी मजदूर की जो मांग थी बनी रही थी। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन क्यों घट गया। 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़ों के जो उत्पादन थे क्यों घट गया, और इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं, ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर शुल्क लगाया गया। जो ब्रिटेन में भारतीय कपड़ा था उस पे शुल्क जो था लगा दिया गया, इसलिए ये सत्य है। ब्रिटिश कपड़ों के लिए भारत में बाजार तैयार किया गया था, इसमें ये भी सत्य है। यही दोनों कारण था जो कि 19वीं शताब्दी में भारतीय कपास से बने कपड़े का उत्पादन घट गया। इसमें दोनों सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 75 देखेंगे, भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का आपको चयन करना है। भारत में फैक्ट्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली थी। ये जो कथन है सत्य है। देश की पहली जूट मिल वर्ष 1855 में बंगाल में खुली थी। कपड़े की मिल अहमदाबाद से पहले मुंबई में 1854 में खुली थी। ये भी सत्य है। 1874 में मद्रास में पहली कटाई और बुनाई मिलें खुली थी। ये भी सत्य है। तो ये तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 76 नंबर है, इंक्विजिशन क्या थी। इंक्विजिशन जो थी आपको बताना है कि क्या थी इंक्विजिशन। इसमें से हो जाएगा एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंक्विजिशन ये एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। 77 देखेंगे, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, और ये किसने कहा था, यानी कि किसका ये कथन है। तो ये कथन हो जाएगा लुई सेबेस्टियन मर्सिए का। लुई सेबेस्टियन मर्सिए का ये कथन है। आगे हो जाएगा 78 नंबर है, कालक्रम का निर्धारण करें। इसमें कालक्रम के निर्धारण करना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। तो इसमें पहले हो जाएगा प्रेस के निर्माण धातु से होने लगा था। प्रेस के निर्माण धातु से होने लगा। इसके बाद बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ। इसके बाद ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ और इसके बाद बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ। तो पहले इसमें से एक हो जाएगा, उसके बाद दो, उसके बाद तीन और उसके बाद चार। ये क्रमागत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। कह रहा है कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशित हुआ था 1810 ईस्वी में। 80 है,
स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार नामक जो पुस्तक था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राम चड्ढा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 81 हो जाएगा। 81 है, एकॉर्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकॉर्डियन शैली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो देखते हैं। एकॉर्डियन शैली में सर्वप्रथम पारंपरिक यूरोपीय किताबें बनाई गई, जो कि ये कथन जो है गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि इस शैली में जो था सर्वप्रथम चीनी बुक था बनाया गया था। कौन बुक? तो चीनी। किताबों का सुलेखन खुशनबीसी करने वाले लोग करते थे। ये जो कथन है सत्य है। किताबों का सुलेखन खुशनबीसी करने वाले लोग करते थे, तो इसमें कथन जो 2 है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर हो जाएगा। जापान में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जापान में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, कोरियाई बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक लेकर जापान आए, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे कोरियाई बौद्ध प्रचारक नहीं थे, ये थे चीनी बौद्ध प्रचारक। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई तकनीक लेकर ये जापान आए थे, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है, और ये कथन जो है सत्य है। इसमें से केवल 2 सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 83 देखेंगे। यूरोप में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये इसमें सत्य कथन का चयन करना है। यूरोप में मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं। 12वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा, जो कि गलत है। यहाँ पे 12वीं सदी नहीं होगी, 11वीं सदी होगी। तो ये हो जाएगा 11वीं सदी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। दूसरा देखेंगे। चीन की बोर्ड ब्लॉक वाली छपाई तकनीक मार्को पोलो द्वारा 1295 ईस्वी में इटली पहुंची, और ये कथन जो है सत्य है। तो इसमें दूसरा कथन सत्य है, केवल इसमें ही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। 84 नंबर है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा था? कह रहा है कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन और ये सबसे बड़ा तोहफा है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। बिब्लियोथीक ब्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिब्लियोथीक ब्लू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। यह मुद्रण तकनीक फ्रांस में प्रचलित थी। ये कथन जो है सत्य है। यह मुद्रण तकनीक फ्रांस में प्रचलित थी। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिंद में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। ये भी कथन जो है सत्य है। यह सस्ते कागज पर छपी नीले जिंद में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसमें दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 86 नंबर देखेंगे। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थिति बनाई? तो इसमें से हम लोग का सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से पहला कथन हो जाएगा चिंतकों की विचारों का प्रसार कर, उसके बाद वाद विवाद संवाद की संस्कृति को जन्म देकर, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े करके। ये तीनों जो कथन है सत्य है। किसके बारे में? तो मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थिति जो बनाई थी, इसके बारे में ये तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 87 देखेंगे। बंगाल गजट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम बार इसे
सर्वप्रथम करा कि इसे जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा ये प्रकाशित किया गया और ये कथन जो है सत्य है। 1780 में प्रकाशित होने वाला ये मासिक अखबार था जो कि गलत है, ये था साप्ताहिक। यहाँ पे मासिक नहीं साप्ताहिक होगा, इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर में हो जाएगा संवाद कुमैदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संवाद कुमैदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन हो जाएगा इसमें, इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में किया, जो कि गलत है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1821 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1821 में हुआ था। दूसरा कथन हो जाएगा, इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, जो कि गलत है। इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इसमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है इसमें 89 नंबर हो जाएगा, अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। अमर जीवन नामक पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली संपूर्ण आत्मिक कहानी थी। ये कथन जो है सत्य है। रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित या बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाली ये पहली संपूर्ण आत्मिक कहानी थी। दूसरा हो जाएगा, 1876 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा की संघर्ष को दर्शाता है। ये भी कथन सत्य है। 1876 में प्रकाशित हुई यह पुस्तक महिलाओं के जीवन एवं शिक्षा की संघर्ष को दर्शाता है। इसमें दोनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 90 नंबर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करने। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसके बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें सत्य कथन जो है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं, पहला इसमें हो जाएगा, ब्रिटिश प्रेस कानून के तर्ज पे 1878 में इसे लागू किया गया था, जो कि गलत है। क्यों गलत है? तो इसे आयरिश, यहाँ पे ब्रिटिश के स्थान पे आयरिश होगा। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पे इसे 1878 में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। दूसरा हो जाएगा, इससे सरकार को किसी भी प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने को व्यापक हक मिल गया, जो कि ये भी गलत है। और ये किसी भी प्रेस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जो प्रेस भाषाई के आधार पे छपती थी उसे सेंसर करने का व्यापक हल मिला गया। इसमें दोनों जो था गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था और इसे समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।